अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। यानी कि हमारे पास दो कंडक्टर हैं, दो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैं। एक वायर है पी क्यू, ये आप देख सकते हो पी क्यू इनफाइनाइट, इसमें चल रही है करंट आई वन। एंड सेकेंड वायर इज़ आर एस इनफाइनाइट, इसमें चल रही है करंट आई टू। ठीक है, अब जो कंडक्टर पी क्यू है ये प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड। इसी तरह से कंडक्टर आर एस प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड। यानी कि ये कंडक्टर पी क्यू इसके मैग्नेटिक फील्ड में है और आर एस कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में है, तो दोनों पे लगेगा फोर्स। बिकॉज हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि जब भी आप करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या अप्लाई होता है, फोर्स। ठीक है, तो इनके बीच जो डिस्टेंस है दैट इज डी, that is d. This distance is very much small as compared to their lengths. तो हम पहले देखेंगे इस वायर का, यानी कि आर एस वायर का फोर्स पी क्यू वायर पे, आर एस वायर का फोर्स पी क्यू वायर पे। तो आर एस में चल रही है करंट आई टू, तो पहले हम देखेंगे आर एस का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, आर एस कंडक्टर का आर एस वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दूसरी वायर की लोकेशन पे, तो वो होगा बाहर, पेज से बाहर अकॉर्डिंग टू थंब रूल। यानी कि थंब आप रखोगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो फिंगर्स बाहर आ रही हैं, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा, पेज से बाहर। उसको मैंने लिखा है बाई B2। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड पेज से बाहर है, पेज से बाहर है। जो जो कंडक्टर पी क्यू है, मैग्नेटिक फील्ड पेज से बाहर है, जो कंडक्टर पी क्यू है उसमें करंट ऐसे चल रही है, ऐसे। तो आप राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करोगे, एल क्रॉस बी ऐसे करना है। एल होता है डायरेक्शन ऑफ करंट में, एल क्रॉस बी, तो थंब जाएगा राइट। ठीक है, थंब जाएगा राइट, तो इसका मतलब फोर्स ऑन कंडक्टर पी क्यू ड्यू टू आर एस इज F1। सिमिलरली पी क्यू का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस वायर की लोकेशन पे होगा B1, और वो कॉपी के पेज के अंदर होगा, क्योंकि करंट ऐसे है, आप रखोगे थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो फिंगर्स अंदर जाएंगी B1। ठीक है, तो आप एल क्रॉस बी वाला रूल यूज़ करोगे जो आपने पिछली बार पढ़ा, तो इसका फोर्स इस पे लगेगा F2। ठीक है, यानी कि ये वायर इस वायर को खींचेगी अपनी तरफ, यानी कि पी क्यू वायर आर एस को अपनी तरफ खींचेगी और आर एस वायर पी क्यू को अपनी तरफ खींचेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास दो वायर्स होती हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है देन दोज टू वायर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमें निकालना है फोर्स। अब एक और बात, हम यहाँ पे फोर्स नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज हम टोटल फोर्स नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज जो वायर्स हैं उनकी लेंथ जो है दैट इज इनफाइनाइट, वायर्स की जो लेंथ है दैट इज इनफाइनाइट। तो हम निकालेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो एक्चुअली जो फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज एफ वेक्टर इज आई एल क्रॉस बी। एफ वेक्टर इज आई एल क्रॉस बी, ये एक्चुअल फोर्स का फॉर्मूला होता है, बट दिस इज टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। यहाँ पे जो लेंथ है दैट इज इनफाइनाइट। तो हम क्या करेंगे, इसका फोर्स इस वायर पे और इसका फोर्स इस वायर पे हम टोटल लेंथ पे नहीं निकालेंगे, पर यूनिट लेंथ पे निकालेंगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ फोर्स पर, यानी कि एल की जगह हमने मानना है 1, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन पी क्यू ड्यू टू आर एस इज, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन पी क्यू ड्यू टू आर एस इज, उसका नाम रखा है F1 इज इक्वल टू क्या आएगा। अच्छा, करंट कौन सी लेनी है यहाँ पे, I1 या I2, हमें देखना है फोर्स किस पे लग रहा है, पी क्यू, जिस पे फोर्स लग रहा है उस कंडक्टर की करंट, यानी कि I1। ठीक है, I1। अब L की जगह आएगा 1, L क्रॉस बी। अच्छा, L क्रॉस बी होता है L, दिस इज, अगर हम मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो L क्रॉस बी इज
एल बी साइन थीटा। अच्छा, थीटा होता है एंगल बिटवीन एल एंड बी, यानी कि थीटा होता है एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो वो यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ये करंट ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड पेज से बाहर है, पेज से बाहर ऐसे। तो एंगल कितना हुआ 90 एंड साइन 90 इज 1, तो आएगा आई बी। यहाँ पे एल नहीं आया बिकॉज हम निकाल रहे हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। आई बी, आई वन बी, दैट इज आगे आएगा साइन ऑफ 90, दैट इज आई वन बी, आई वन बी टू, आई वन बी टू, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे है दैट इज बी टू। इसी तरह से फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन आर एस ड्यू टू पी क्यू इज, वो कहलाएगा एफ टू इज आई टू बी वन, आई टू बी वन। तो इस इक्वेशन में हमें पुट करना है बी वन का वैल्यू और बी टू का वैल्यू, ठीक, तो वो हम निकालेंगे। नाउ बी वन इज इक्वल टू, अच्छा बी वन किस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है? बी वन इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर पी क्यू एट द लोकेशन ऑफ आर एस। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सबको याद होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, आप पिछले लेक्चर्स चेक कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, एम्पियर्स लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस आई वन बाई आर की जगह यहाँ पे है डी, ठीक है। इसी तरह से बी टू होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई दूसरी वायर का, तो यहाँ पे आएगा ट्वाइस आई टू बाई डी, ठीक है। तो बी वन बी टू का वैल्यू क्या आया, म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस आई वन बाई डी, बी टू इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस आई टू बाई डी। दोनों का वैल्यू हम पुट करेंगे F1 में और F2 में, ठीक है। अब डायरेक्शन का सवाल है, तो F1 आएगा, F1 आएगा, F1 आएगा, ये पहले B2 का वैल्यू रखेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई ट्वाइस आई टू बाई डी, ये रखा हमने B2 का वैल्यू ये। अब साथ में है I1, तो यहाँ पे आएगा I1। इसी तरह से F2 का वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई, F2 के वैल्यू में पहले रखना है B1, म्यू नॉट बाई 4 पाई, B1 का वैल्यू होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस I1 बाई डी, और साथ में इसका अपना क्या है I2। अब आप देख सकते हो F1 F2 दोनों क्या है बराबर, ठीक है। F1 एंड F2 आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर, F1 and F2 are equal and opposite to each other, so the two wires will attract each other। तो ये दो वायर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट, अकॉर्डिंग टू द वेक्टर डायग्राम ऑफ फोर्सेस, ठीक है। अब ये बात याद रखना, जो हमने F1 और F2 निकाला, F1 एंड F2, ये नहीं है टोटल फोर्स ऑन वन कंडक्टर ड्यू टू अदर, ये टोटल फोर्स नहीं है, ये याद रखना, इट इज़ फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। हमने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब आप दो पैरेलल स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर्स को एक साथ रखते हो, एक दूसरे के नज़दीक रखते हो, सच दैट उनमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सेम, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय अ फोर्स पर यूनिट लेंथ विच इज़ गिवन बाय म्यू नॉट बाई 4 पाई ट्वाइस I1 I2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, यानी कि अगर आप इन दो वायर्स के बीच डिस्टेंस ज़्यादा करोगे तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। अच्छा, अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, एक में ऊपर एक में नीचे, तो उस सिचुएशन में फोर्स पर यूनिट लेंथ तो सेम होगा लेकिन रिपल्सिव होगा, अट्रैक्टिव नहीं होगा। तो दिस इज फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। इसके बाद जो टॉपिक आता है दैट इज टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप। तो एक रेक्टेंगुलर कॉइल हमने ली,
एक रेक्टेंगुलर लूप हमने लिया वायर का, और लूप का नाम है पी क्यू आर एस। ये आप देख सकते हो पी क्यू आर एस, सच दैट जो पी क्यू है वो आर एस के बराबर होगा, और एल यानी कि इसकी लेंथ सपोज, और पी एस जो है वो बराबर होगा क्यू आर के इज इक्वल टू ब्रेड्थ बी, यानी कि ये और ये ब्रेड्थ बी है एंड दिस इज लेंथ एल। ठीक है, आप उसको एल कर सकते हो, इसको बी, डजेंट मैटर। ठीक है, इसमें चल रही है करंट आई, इसमें चल रही है करंट आई। ठीक है, इसको रखा है हमने मैग्नेटिक फील्ड बी में। ठीक है, तो क्या होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे, सपोज दिस एंगल इज थीटा, जैसे कि आप नीचे देख रहे हो, नीचे करंट ऐसे है, यानी कि करंट यहाँ से आएगी ऐसे ऐसे, तो नीचे जो है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल क्या होगा, थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, और यहाँ पे ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा। अच्छा, यहाँ पे करंट ऐसे है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 90, यहाँ पे करंट और मैग्नेट, यहाँ पे करंट ऊपर है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 90, यानी कि पी क्यू और आर एस के लिए थीटा 90 लेना होगा, पी एस के लिए थीटा 180 लेना, 180 माइनस थीटा लेना होगा, एंगल 180 माइनस थीटा लेना होगा, और क्यू आर के लिए एंगल थीटा लेना होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम फोर्स ऑन आर्म, यानी कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल की, इस रेक्टेंगुलर लूप के 4 आर्म्स हैं, एक है पी एस, फिर पी क्यू, फिर क्यू आर, फिर आर एस। पहले हम देखेंगे फोर्स ऑन आर्म पी एस। ठीक है, फोर्स ऑन आर्म पी एस इज, इसको लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, F1 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, आई एल क्रॉस बी, करंट चल रही है आई। अच्छा, पी एस की लेंथ कितनी है, बी, बी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कितना, बी। अब सवाल है इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, ये आप देख सकते हो, ये पी है यानी कि एल, ये पी एस है, पी एस यानी कि लेंथ है, यहाँ पे इसका नाम है बी, ये बराबर है बी की, तो बी ऐसे जा रहा है, यानी कि लेंथ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। ठीक है, ये एक्चुअली ऐसे है, कॉपी के पेज से बाहर जा रहा है, ये बात याद रखना। तो आप राइट हैंड को रखना है आपको बी पे, यानी कि लेंथ पे, यानी कि एस से पी तक रखना है आपको राइट हैंड, एस से पी तक, और फिंगर्स को कर्ल करना है टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब कहाँ जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो F1 इज परपेंडिकुलर अपवर्ड्स। ठीक है, परपेंडिकुलर अपवर्ड्स। ठीक है ना, इसको आप मानते हैं इक्वेशन सपोज फर्स्ट। इसी तरह से फोर्स ऑन आर्म पी क्यू, पी क्यू इज, इसको रखेंगे नाम F2 इज इक्वल टू, F2 इज इक्वल टू क्या आएगा, आई, अच्छा आई, अच्छा पी क्यू कितना है, पी क्यू इज एल, तो आएगा एल क्रॉस बी। ठीक है ना, अब पी क्यू नीचे है और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो एंगल कितना 90, तो F2 आएगा, F2 आएगा आई एल बी साइन 90 इज 1, आई एल बी। अब सवाल इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये डाउनवर्ड्स है, करंट डाउनवर्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो जब आप फिंगर्स को कर्ल करोगे ऐसे, तो थंब कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी कि ये पेज से बाहर निकल रहा है, ऐसे पेज से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स। इसी तरह से हमें बाकी दो फोर्स निकालने हैं, फोर्स ऑन आर्म, इसके बाद आएगा क्यू आर, क्यू आर। अब क्यू आर में समझने की ज़रूरत नहीं है, क्यू आर पी के पी एस के अपोजिट है। ठीक है, तो फोर्स तो वही होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट रूल वो नीचे होगी, इज F3 इज इक्वल टू आई बी क्रॉस बी, आई बी क्रॉस बी होगा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स। ठीक है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स, तो ये बना इक्वेशन सेकंड, ये बना इक्वेशन थर्ड। इसी तरह से आप देख सकते हो फोर्स ऑन आर्म आर एस। ठीक है,
तो आर एस पी क्यू के अपोजिट है, आर एस इज अपोजिट टू पी क्यू, तो उस पर फोर्स उतना ही लगेगा, लेकिन एफ टू जो है वो आउटवर्ड्स था, वो वाला इनवर्ड्स होगा। फोर्स ऑन आर्म इज आर एस इज एफ फोर इज इक्वल टू आई एल बी, ये आएगा इनवर्स, दिस इज इक्वेशन 4। अब आप देख सकते हो F1 और F3, F1 और F3 बराबर हैं और अपोजिट हैं, और इनकी सेम लाइन ऑफ एक्शन है। ये आप देख सकते हो F1 और F3 दे लाई ऑन द सेम लाइन। अगर आप यहाँ से लाइन खींचोगे यहाँ से, तो सीधे F3 के थ्रू पास हो जाएगी। तो F1 एंड F3 आर इक्वल एंड अपोजिट, दे हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, कैंसिल हो जाएंगे। अब सवाल है F2 और F4 का। F2 and F4, F2 and F4 are also equal and opposite, F2 and F4 are also equal and opposite, लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। ये कैसे होगा, ये थोड़ा यहाँ पे विजुअलाइज करना मुश्किल है। ये ऐसे होगा, ये ऐसे पेज से बाहर निकलेगा, और ये जो F4 है ये पेज के अंदर अंदर जाएगा, तो इनके बीच गैप है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। लाइन ऑफ एक्शन इज़ नॉट सेम, लाइन ऑफ एक्शन इज़ डिफरेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, F1 and F2 are equal and opposite and have same line of action, so they cancel out each other, या cancel out each other's effect। अब सवाल है F2 and F4 ये इक्वल है, अपोजिट भी हैं, बट हैव डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन। तो लास्ट ईयर आपने रोटेशनल मोशन में पढ़ा है, जब दो फोर्सेस एक बॉडी पे लगेंगे सच दैट वो इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होगी, तो वो बॉडी पे अप्लाई करते हैं टॉर्क और उसको करवाते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, सो दे फॉर्म ए कपल विच applies torque on the coil, which applies torque on the coil। तो टॉर्क किसके बराबर होता है, आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर याद होगा लास्ट ईयर का फॉर्मूला, आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स तो हमने निकाले हैं, चाहे F2 चाहे F4, आइदर फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इस कॉइल का टॉप व्यू देखना है। यानी कि अगर आप इस कॉइल को यहाँ से देखोगे, ऊपर से देखोगे, तो आपको खाली PS दिखेगा। यहाँ से देखना है ऊपर से तो आपको खाली PS दिखेगा। ठीक है, तो आपकी जो टॉप व्यू डायग्राम होगी, दिस इज टॉप व्यू डायग्राम, टॉप व्यू। ठीक है, टॉप व्यू ये है, यानी कि ये जो F2 था ये बाहर होगा। ठीक है, और आप ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं आप, टॉप व्यू यहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे दिखेगा, ऐसे, और ये अंदर की तरफ है, तो F2 यहाँ पे ऊपर दिखेगा टॉप व्यू में। ठीक है, तो बताओ F2 और F4 ये विजुअलाइज करना है आपको अपनी जगह, कैसे टॉप व्यू ऐसे आएगा जैसे हमने डायग्राम बनाई है। ठीक है, तो F2 और F4 ये आप देख सकते हो सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, PN, हमें PN निकालना है। तो आप देख सकते हो एक ट्रायंगल हमारे पास बन गई जिसकी बेस है PN, और हाइपोटेन्यूज हमें पता है PS बराबर है B, ये हमने स्टार्टिंग में लिखा, तो हमें चाहिए PN। ठीक है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज अगर मैं करूँगा तो PN बाई PS इज ऑलवेज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, PN बाई PS इज इक्वल टू
कॉस थीटा, तो पी एन आएगा पी एस कॉस थीटा। अब पी एस कितना, बी, पी एन इज बी कॉस थीटा। अब टॉर्क कितना होगा, आइदर फोर्स, दो में से आप कोई भी उठा लो, F2 उठा लो या F4, ये देखो F2 आप उठा लो या F4, दोनों का वैल्यू सेम है, आई एल बी, आई करंट इंटू लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज बी एन, दैट इज बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा तो क्या आएगा, आई एल बी बी कॉस थीटा। I current into length of loop into breadth of loop into magnetic field into cosine of angle between direction of current and magnetic field। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू, अच्छा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, रेक्टेंगुलर लूप में अगर आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ करोगे तो एरिया मिल जाएगा, तो आई ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब अगर इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन होगा, उस सिचुएशन में टाउ आएगा एन आई ए बी कॉस थीटा। ये है फॉर एन टर्न्स और ये है फॉर वन टर्न। ठीक है, एन आई ए बी कॉस थीटा। अब इसके डिफरेंट ये केसेस हैं। अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि कॉस थीटा आपको फिर से देखना है, ये हमने एंगल में थोड़ा यहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन हो गया, थीटा इज नॉट द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये बात आप समझिए यहाँ पे, क्योंकि यही इसमें कंफ्यूजिंग है। ये जो कॉइल का प्लेन है, कॉइल का प्लेन ये है, ये ऐसे कॉइल का प्लेन है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल, तो ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ये ठीक है, तो ये बात याद रखना, थीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, थीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये बात याद रखना। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि प्लेन ऑफ कॉइल ऐसे होगा, यानी कि कॉइल ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो प्लेन ऑफ कॉइल जो है उसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल क्या होगा, 90, एंड cos 90 इज 0, cos 90 0। उस सिचुएशन में टॉर्क नहीं लगेगा, यानी कि थीटा जब 90 होगा, इसको आप लिख सकते हो केस फर्स्ट भी, थीटा 90 होगा तो प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो टाउ उस सिचुएशन में क्या होगा, 0। दूसरा केस, अगर प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी, यानी कि प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 0 होगा, यानी कि ये प्लेन ऑफ कॉइल है और यही मैग्नेटिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड, यही प्लेन ऑफ कॉइल, एंगल कितना, 0। ठीक है, थीटा इज 0 डिग्री, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ कॉइल। उस सिचुएशन में टॉर्क मैक्सिमम होगा एन आई ए बी, कॉस 0 इज 1, एन आई ए बी, ये बात याद रखना, थीटा इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि जब भी हम करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क अप्लाई होता है, विच इज़ गिवन बाय नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इससे हम ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर, इस फैक्ट के ऊपर एक मशीन बेस्ड है कि जब हम करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क अप्लाई होता है। इस पर एक मशीन बेस्ड है, दैट मशीन इज कॉल्ड एज गैल्वानोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, तो वो हम आगे देखेंगे। थैंक यू।